कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी टांग खींच रहे हैं। गाँव में तब घर से बुला के टिकट दिया गया था। या इस बार आपकी भी स्थिति जो टिकट को लेकर है वो डगमगा रही है। राजू मुखेड़ी जो मेयर थी, उन्होंने लखनऊ नहीं देखा था। इस बार रवि शर्मा हैट्रिक तो लगाने जा रहे हैं, लेकिन अब हैट्रिक किसके साथ लगा रहे हैं इस पर संशय है। आप कितनी पक्की मानते हैं आपकी दावेदारी जातियों से ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण होगा, जो वोट अभी तक आपको परंपरागत ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा वोट मिलता है? देखिए, ब्राह्मण स्वयं में समझदार है और एक जाति से सरकारें ना बनती हैं ना बिगड़ती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो 2 बार के एमएलए हैं, वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। हमारे साथ विधायक रवि शर्मा जी हैं। रवि शर्मा जी, क्या तैयारी है? चुनाव आ गया है, चुनावी बिगुल फूंक गया है, अब क्या आपकी तैयारी है? क्या क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? तैयारी तो चूँकि हम लोग तो 10 साल से पब्लिक के बीच में हैं जी और मैं वो सामान्य विधायक हूँ कि मैं 10 साल से अपनी विधानसभा छोड़ी नहीं है। जी मैं सदैव चूँकि विधानसभा में ही निवास करता हूँ जी और यहीं पर लोगों की जन समस्याओं के साथ साथ झांसी के विकास को गति हम कैसे दे पाएँ, इस पर दैनिक रूप से लोगों से चर्चा होती है। जी और उसका सुखद परिणाम ये आया कि झांसी में आज बदली हुई झांसी लोगों को सामने दिखाई देती है। झांसी में चाहे बिजली, पानी, सड़क सामान्य संकट होते हैं विधानसभा के, लेकिन 237 करोड़ रुपए की बिजली का स्काडा योजना ला करके जहां एक और बिजली की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ, आज उत्तर प्रदेश की सरकार यदि 24 घंटे शहरों को बिजली देती है तो झांसी विधानसभा में 24 के 24 घंटे बिजली लोगों के घरों तक पहुंच रही है। पेयजल का संकट झांसी पे था तो 900 करोड़ रुपए की अमृत पेयजल योजना के माध्यम से हर घर तक हम नल के माध्यम से पानी पहुंचाने में प्रयत्नशील है। 2 चरण की योजना थी, पहले चरण का काम हम लोगों ने 70% पूरा कर लिया और 70% में एक बहुत बड़ा ऐसा सूखा क्षेत्र जहां पर ज़मीन के नीचे भूगर्भ में भी पानी नहीं था, उस क्षेत्र को हम लोगों ने समृद्ध कर दिया, संतृप्त कर दिया और वहां पर आज पूरे घरों में, चाहे करगुआ हो, गुमनावाला हो, कोचाभावर हो, राजपूत कॉलोनी हो, सबके यहाँ पर नल के माध्यम से पानी अब पहुँचना शुरू हो गया है। सड़कों के सुदृढ़ीकरण की अगर बात करें तो जो सड़कें सिंगल थी वो डबल हो गई, डबल थी वो ट्रिपल हो गई। जहाँ जितनी सड़क चौड़ी करने की मैक्सिमम गुंजाइश थी उतना चौड़ीकरण सड़कों का हुआ है। तो कई बार ऐसा रहता है कि एक समय कम पड़ जाता है कार्य करने के लिए, तो आपके मन में कोई ऐसा मलाल रह गया कि हम ये करना चाहते थे लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, जो आप नहीं कर पाए हो अपने कार्यकाल में, लेकिन कार्यकाल तो आपको भरपूर मिला है? नहीं, देखिए, पिछले कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मैंने अपने मनचाहा विधानसभा में प्रश्न लगा करके, यदि आप विधानसभा के पुस्तकालय को अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर अनवरत रूप से अपनी उपस्थिति को झांसी के लिए दर्ज करवाया है। उसका सुखद परिणाम ये आया कि झांसी का एक मड़िया महादेव मंदिर था, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर खाली करवाया। हमारे यहाँ पर बिजली की योजना हम उसी समय लेकर के आए, तो काम तो उस समय भी खूब हमने करवा लिए थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हुए, तो उनकी सहृदयता से हमने फिर बहुत सारा बजट झांसी के लिए लेकर के आ पाए और आज झांसी बदली हुई झांसी के स्वरूप में दिखाई देती है। हमको इच्छा थी कि झांसी में 2 रेलवे क्रॉसिंगों से झांसी बंधक बन जाता है। इस विषय को हमने विधानसभा में भी बोला था। तो एक रेलवे क्रॉसिंग का अभी हम लोगों ने वित्तीय स्वीकृति करवा करके 105 करोड़ रुपए की उस पर हमने भूमि पूजन कर दिया है। अगली जो रेलवे क्रॉसिंग एक शेष बची रह गई है, तो उस रेलवे क्रॉसिंग में चूंकि सेना की एनओसी चाहिए है, जिस दिन सेना की एनओसी प्राप्त हो जाएगी उस दिन वहाँ का भी वित्तीय स्वीकृति करवा ली जाएगी। अच्छा, ये जो रेलवे क्रॉसिंग जो ग्वालियर रोड वाली थी, ये बड़ी समस्या थी लोगों के लिए, आए दिन लंबा लंबा जाम लगता था, तो इससे अब कितने दिनों में निजात मिल जाएगा? कब तक का लक्ष्य है इस काम को पूरा करने का? देखिए, विकास जब आता है तो समस्या भी आती है साथ में, तो निश्चित रूप से झांसी में जब तक उसका निर्माण होगा, वो निर्माणाधीन रहेगा, तब तक 1 साल की समस्या होगी, क्योंकि उसका 18 महीने कार्यावधि है। 18 महीने में ही वो संपन्न हो जाए, इसकी मैं अनवरत चिंता करूंगा। विधायक जी, आपकी पार्टी से तमाम लोग हैं, आप यहाँ बैठिए, तमाम लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि रवि शर्मा उन पर भारी पड़ेंगे या इस बार आपकी भी स्थिति जो टिकट को लेकर है वो डगमगा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में
काम के आधार पर मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन के आधार पर टिकटों की घोषणा होती है। तो निश्चित रूप से 10 वर्षों में किए हुए कार्य, योजना चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, उनको घर की कुंडी बजा करके पहुंचाने का काम गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, सबकी चिंता इस कार्यखंड में हुई है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः मुझे यहाँ पर अवसर देगी, और अवसर देगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर विजय होगी। ये जो विरोधी हैं, कई विरोधी लगे हैं आपके पीछे, आपकी मतलब विरोधी क्या, अब तो पार्टी में टिकट मांगने का हक सभी को है, तमाम लोग लगे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी टांग खींच रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ पर सामान्य परिवार के व्यक्ति मोदी हैं, सामान्य परिवार के व्यक्ति वेंकैया हैं, सामान्य घर के व्यक्ति राजनाथ सिंह जी हैं। यदि हम अपने नेताओं की बात करेंगे तो सभी सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। यहाँ परिवार और वंशवाद नहीं है। हम लोग यहाँ पर काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है और घर से बुला करके देती है। जब मुझे पहली बार चुनाव लड़वाया गया 2009 में, तब घर से बुला के टिकट दिया गया था। तो जब जिस पार्टी में घर से बुला करके यहाँ पर मेयर बनाए गए, कि वो जो पिछली बार किरण राजू बुकसेलर जी जो मेयर थी, उन्होंने लखनऊ नहीं देखा था, गृहिणी थी सामान्य, लेकिन उनके परिवार का योगदान भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना था कि लखनऊ में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवार की महिला को मेयर का टिकट दिया और वो जीती, मेयर रही, वो बहुत शानदार काम किया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी परिवार और वंशवाद पे चलने वाली पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और पार्टी जो उचित समझेगी वही सबके लिए उचित होगा। ये तो बात पक्की है, जो राजनीतिक जोशी हैं उन्होंने भी ये घोषणा कर दी है कि इस बार रवि शर्मा हैट्रिक तो लगाने जा रहे हैं, लेकिन अब हैट्रिक किसके साथ लगा रहे हैं इस पर संशय है। तो आप कितनी पक्की मानते हैं आपकी दावेदारी बीजेपी से? नहीं, देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मेरा जन्म हुआ है। जब मैं 10 वर्ष का था तब से आरएसएस की शाखा में, चूँकि पिताजी हमारे मुख्य शिक्षक रहे, तो तब से संघ की पृष्ठभूमि से हमारा परिवार है। हम सारे लोग हिंदूवादी कट्टर सोच के लोग हैं। हम रामराज की स्थापना की और भारत को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हम तो, चूँकि हमारा जहाँ तक प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय कुछ भी होगा, लेकिन मैं पार्टी में ही रहने वाला हूँ। विधायक जी, इस बार रैलियों पर रोक लगा दी गई है, वर्चुअल संवाद होगा, तो इससे क्या चुनाव में कुछ असर पड़ेगा आपके चुनाव प्रचार पर, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, चूँकि व्यक्ति, ये अच्छा हो रहा चुनाव, क्योंकि मूल व्यक्तित्व आदमी का जनता ने देखा है। तो जब मूल व्यक्तित्व को जनता समझती हो, उसे किसी तरीके से प्रेरित ना किया जा सके, तो इस तरीके का चुनाव यदि होगा तो निश्चित रूप से अच्छे लोग चुन करके आने वाले हैं। नहीं तो लोग, कोई धनबल से प्रभावित करता है, कोई अन्य चीज़ों से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करता है। लेकिन यदि इस तरीके से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अच्छा चुनाव होगा, और इसमें जो है वो सकारात्मक और अच्छे लोग, जिनमें क्षमता होगी, सामर्थ्य होगी और पब्लिक में उनकी आइडेंटिटी होगी, वही लोग जीत करके जाने वाले हैं। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से, चूँकि हम लोग पूर्व से ही प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का कोई भी हो उसमें हम लोग सक्रिय हैं। हम लोग कोरोना के समय में हम लोगों ने बहुत काम किया, जूम पर हम लोगों ने मीटिंगें बहुत की हैं, और तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है, और उसके साथ साथ प्रत्याशियों की भी तैयारी उसको लेकर के पूरी है। इस बार चुनावी मौसम में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, आपके लिए क्या रहने वाले हैं? जो आपने पूर्व में भी बताया अभी शुरू में, जो मेन मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हों जिनको आप लेके चुनावी मैदान में जाएंगे। पार्टी के तो मुद्दे अलग हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत मुद्दे भी होंगे, स्थानीय समस्याएं होती, उन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे, क्योंकि विधायक तो आप ही हैं यहाँ और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, चूँकि हमने आपको जैसा कि पहले बताया कि एक ललितपुर रोड की रेलवे क्रॉसिंग अभी शेष रह गई, उसको बनवाना बाकी है। बाकी तो विकास का क्रम कभी रुकता नहीं है, और डेवलपमेंट तो अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर शहर है झांसी, सबसे साफ, सुंदर, और जब से आज़ादी हुई है तब से यहाँ पर किसी प्रकार का आपसी तनाव नहीं हुआ, सांप्रदायिक तनाव कभी नहीं हुआ, बाढ़ यहाँ पर आती नहीं है, ऊंचाई पर बसा हुआ नगर है, यहाँ पर पानी बरसता है 5 मिनट के अंदर पानी निकल जाता है। तो यहाँ ना तो जल भराव का संकट है,
तो इतने सुंदर शहर में जो पूरे संपूर्ण यदि भारत के दर्शन आपको करने हैं तो झांसी शहर आकर के देख लीजिए। यहाँ पर सेना में लोग नौकरी करने आते हैं, यहाँ पर लोग रेलवे में नौकरी करने आते हैं, फिर उन्हें ये शहर इतना भा जाता है कि फिर वो यहाँ से जाते नहीं हैं। सामान्य रूप से यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम सब जगह के भाषी लोग झांसी में आपको आवास बना करके रहते हुए मिलेंगे। इतने सुंदर शहर में जो हमारा शहर है और यहाँ के लोग वास्तव में बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये विकास को समझते भी हैं और डेवलपमेंट जिसने किया है उसके साथ भी खड़े हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 10 वर्षों तक सकारात्मक सहयोग जनता का भी मुझे प्राप्त होता रहा। यही तो आशीर्वाद है जनता का। निश्चित रूप से आने वाले समय में योगी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी काम उत्तर प्रदेश से लेकर के झांसी विधानसभा तक यदि रह गए हैं तो उनको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। एक और है, चुनाव में जो और दल हैं वो ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण की योजना बना रहे हैं। जैसा कि सूत्रों से जानकारी है कि आपके खिलाफ और दल ब्राह्मण प्रत्याशी उतार सकते हैं, तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में और प्रत्याशियों से ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण होगा, जो वोट अभी तक आपको परंपरागत ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा वोट मिलता आया है? देखिए, ब्राह्मण स्वयं में समझदार है और एक जाति से सरकारें ना बनती हैं ना बिगड़ती हैं। सहयोग सबका चाहिए। जब झांसी में रहने वाली प्रत्येक जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग किसी व्यक्ति में श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हैं, उसे अपने मत के माध्यम से वोट करते हैं, तब व्यक्ति जीतता है। तो किसी ये कहना ठीक नहीं है। और रही बात ध्रुवीकरण की, तो निश्चित रूप से वो समझदार कौम है, वो जानते हैं कि हमारा हित कहाँ पर है और किसको हमें चुनना है। एक और बात निकल के आती है, जैसे आप चुनावी मैदान में जाएंगे, एक लोगों की एक अपनी छवि होती है। जैसे एक पार्टी की छवि होती है, एक व्यक्ति की छवि होती है। तो रवि शर्मा ने जो झांसी के अंदर व्यक्तित्व की छवि बनाई है, रवि शर्मा आज किसी पार्टी तो है लेकिन पार्टी के आज मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये जो व्यक्तित्व बनाया है लोगों के अंदर, आपने जो विश्वास पैदा किया है, इसकी बड़ी वजह क्या रही आपके लिए? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि मैं चूँकि एक तो वो एमएलए लोग हैं जो अन्य विधानसभाओं से चुन करके आए, लेकिन मुख्यालय में घर बना लिया, मुख्यालय में रहने लगे, सिर्फ कार्यक्रमों मात्र में अपनी विधानसभा में शिरकत फरमाते हैं। लेकिन रवि शर्मा का घर भी झांसी विधानसभा में, यही हमारी विधानसभा है, यही लोग हमारे घर के लोग हैं और इन्हीं का मैं विधायक बनने का प्रयास किया है ना। मैंने एक कार्यक्रम चलाया था, आपका विधायक आपके द्वार, तो मैं तो घर घर जाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं घर जाके बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ और निवारण का तत्काल प्रयास करता हूँ। निश्चित रूप से यही लोगों का विश्वास है जिसने 2 बार मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा है और आने वाले समय में भी ये विश्वास जनता का बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के झांसी सदर से विधायक रवि शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम अपने काम के बलबूते पर तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।